Hi guys, welcome to Bar Learning Point and I am Priya Misra. So this video is related to how I cleared CSIR UGC NET examination 2 times and बेसिकली मैं फ़र्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम क्लियर की थी जब मैं मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में थी एंड सेकंड सेम में थी एंड आई गॉट 101 रैंक एंड आफ्टर दैट अभी मैं अपीयर इस वजह से हुई क्योंकि मेरा एमएससी अभी जस्ट क्लियर हुआ। इस वजह से मैं प्रैक्टिस में थी ही, मैं अपने सारे मास्टर्स कर ही रही थी, इसीलिए मैंने इस एग्ज़ाम में मैं फॉर्म फिल करके मैं अपीयर हुई एंड अगेन आई क्लियर। सो ये सारा अपना स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे आप लोगों को हेल्प हो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। So guys, my master session was 1921 and when I start preparing for CSIR NET, सो मुझे आइडिया नहीं था किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है एंड CSIR इज़ वन ऑफ द वेरी टफेस्ट एग्ज़ाम ऑफ इंडिया। सो जब सारा कुछ सब मैंने जब सिलेबस देखा तो मुझे लगा कि आई कैन डू, बट सिलेबस वाज सो वास्ट एंड जब मैं क्वेश्चंस देखी प्रीवियस ईयर के लाइक पार्ट सी के क्वेश्चंस तो मुझे तो मतलब सॉल्व करने में बहुत स्टार्टिंग में परेशानी आ रही थी क्योंकि मैं लिटरली उतना ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं था एंड मुझे बेसिक्स मेरा क्लियर नहीं था जब मैंने क्वेश्चंस देखे थे एंड जब मैंने सारा सिलेबस मैंने देखा। सो आई थॉट कि एक क्लियर एक स्ट्रेटजी होना चाहिए, एक राइट स्ट्रेटजी होना चाहिए, तभी हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो सकता है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। देन आई स्टार्ट मेकिंग माई स्ट्रेटजी। सो मैंने एक पूरे तरीके से मैंने सारे यूनिट को देखा कि किस तरीके का सिलेबस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 13 यूनिट इन लाइफ साइंस एक अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है। सो मेरे पास बहुत चैलेंजेस थे एंड जहाँ मैं स्टे कर रही हूँ वहाँ कर रही थी ड्यूरिंग माय मास्टर्स, तो वहाँ पे कॉलेज भी अटेंडिंग नहीं था एंड सब कुछ मुझे खुद से करना था। मैंने एक इस तरीके से देखा कि सबसे पहले किस यूनिट को किया जाना चाहिए एंड किस तरीके से एक राइट स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्योंकि विदाउट बेसिक क्लियर किए हुए हम पार्ट सी के क्वेश्चन को टेकल नहीं कर सकते थे। एंड मैंने उस तरीके से अपना स्ट्रेटजी बनाया कि लाइक जो यूनिट वाइज है मुझे यूनिट वाइज एंड टॉपिक वाइज मुझे करना है। सो मेरे पास प्रिंटिंग प्रेस का कोई ऑप्शन उस टाइम नहीं था, मतलब आसपास में कोई नहीं था। सो मैंने सब अपने नोटबुक में मैंने लिखा सिलेबस यूनिट वाइज एंड जो सब टॉपिक्स उसके मेंशन है। एंड इसके बाद मैंने क्या किया कि हर एक टॉपिक का जितना भी सब टॉपिक था मैंने एक एक करके नोट्स बनाना स्टार्ट किया एंड देन जहाँ से मुझे ऑनलाइन सोर्सेज से जो मुझे मिल सके जितने भी चीज़ें, क्योंकि उस टाइम तक एक साथ सारा चीज़ अवेलेबल नहीं था। आज तो बहुत सारे चीज़ें अवेलेबल इजीली हो जाते हैं आफ्टर कोविड, लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था। सो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्टीज़ हुई एंड देन आल्सो एक चैलेंजेस था कि आप राइट स्ट्रेटजी में प्रिपरेशन कर रहे हैं कि नहीं, तो वो चेक करने के लिए मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाती थी और जैसे लास्ट 10 ईयर्स के मैंने क्वेश्चन डाउनलोड कर लिए थे। और पहले के क्वेश्चन में ऐसा रहता था कि जो सपोज डैट कि बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है तो बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चंस एक लाइन में होते थे, तो उस टाइम ये दिक्कत नहीं होता था कि हमें जो जितने सारे क्वेश्चंस हैं तो हमें सर्च करने पड़ते थे। तो लाइक मैंने जैसे सपोज डैट मैंने बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया एंड मेरा यही था कि जो चीज़ जैसे सपोज कि बायोकेमिस्ट्री सारे का बेसिक्स है, लाइक यदि बायोकेमिस्ट्री हमें नहीं समझ में आएगा तो सेल एंड सिग्नलिंग समझने में भी बहुत डिफ़िकल्टीज आएंगी। सो मैंने ऐसे किए कि जो लिंकिंग टॉपिक का था, जैसे CSIR का सिलेबस मेंशन है तो जैसे उन्होंने बहुत अच्छे से समराइज़ करके दिया है कि लाइक सबसे पहले आप बायोकेमिस्ट्री को पढ़िए, इससे ये हो जाएगा कि आपको सेलुलर ऑर्गेनल्स पढ़ने में जो है सेलुलर प्रोसेसेस वो ईजिली आप कर पाएंगे। सो आई थॉट कि मैं भी उसी डायरेक्शन में करूं और वो जो मेरा एक तरीका था पढ़ने का वो बहुत हेल्पफुल रहा, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल प्रूव हुआ, क्योंकि जैसे मैंने बेसिक्स सारे क्लियर कर लिए बायोकेमिस्ट्री के, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में वो चीज़ें मेरे लिए उतनी इजी नहीं थी समझना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ मेरे सर के ऊपर से ज़्यादा था, समझ में नहीं आता था। ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी आएगी और आती होगी यदि आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो मैंने उसके लिए बार बार मैंने सेम चीज़ को पढ़ा, डिफरेंट तरीके से मैंने पढ़ा, डिफरेंट जो जर्नल्स हैं उसको मैंने रेफ़र किया, तो मुझे समझ में चीज़ें आने लगी और मुझे इजी लगने लगा।
आफ्टर दैट जैसे मैं नेक्स्ट यूनिट पे मैं मूव करती थी तो मैं प्रीवियस यूनिट को नहीं छोड़ती थी। लाइक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट की तो मैं प्रीवियस यूनिट का रिवीजन नहीं छोड़ी। उससे ये होता था कि मुझे चीज़ें याद रहती थी और नेक्स्ट यूनिट को करने में भी मुझे मतलब एक सहूलियत टाइप से होता था, और इसके साथ मेरा दूसरा यूनिट भी कंप्लीट हो रहा था। तो मैंने टाइम मैनेजमेंट मैंने बहुत जो एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन में किया कि सपोज डैट कि आप एक साथ में एक यूनिट को प्रिपेयर कर रहे हैं और आप नोट्स बना रहे हैं, सारा कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें ये हो जाता है कि आप दिन रात सेम यूनिट को पढ़ेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। जैसे मैंने बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया, मेरा फर्स्ट यूनिट था, तो उसमें मैं बोर हो जाती थी क्योंकि चीज़ें बहुत सारा चीज़ ऐसा था याद करने वाला था। एंड जैसे लर्निंग, जैसे अमाइनो एसिड्स के बारे में मैं स्ट्रक्चर की ही बात कर लूँ तो सब लर्निंग में आ जाता है। तो इसके लिए मैंने एक इजी यूनिट भी स्टार्ट किया। लाइक जो इकोलॉजी है तो वो इंटरेस्टिंग भी है और पढ़ने में मज़ा भी आता है, साथ में इजी भी है। तो मैंने ऐसे एक यूनिट को हमेशा पैरेलली रखा, जिससे ये हुआ कि मेरा एक यूनिट तो कंप्लीट होते ही गया और साथ में मेरा दूसरा यूनिट भी उसी के साथ कंप्लीट होते गया। और इसी तरीके से मैं टाइम को बहुत अच्छे से कर पाई, मैं बोर नहीं होती थी ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। और ये मेरे लिए बहुत ही टाइम मैनेजमेंट का एक चीज़ रहा कि मैं अपने जो भी मेरा पाथ था मैं उससे डाइवर्ट नहीं हुई। लाइक ऐसा होता है ना कि सपोज डेट कोई आप टफ चीज़ पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के टाइम में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है क्योंकि चीज़ें समझ में नहीं आती, तो हम छोड़ देते हैं कि कल पढ़ेंगे। लेकिन उस टाइम आप सोचिए कि यदि उस टॉपिक को छोड़ के आप नेक्स्ट पे मूव करते हैं, लाइक आप इकोलॉजी पे चले जाते हैं, तो ऐसा होता है कि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ और एक यूनिट भी आपका साथ में कंप्लीट हो रहा है। तो मैंने ये स्ट्रेटजी शेयर की और इसके साथ ही मैंने एक टेस्ट का जो चीज़ें था मैं उसको हमेशा मेंटेन रखी। लाइक संडे टू संडे मुझे इतने क्वेश्चंस करने हैं, इतने एक मॉक देने हैं, तो उससे मुझे अपनी चीज़ें पता चलती थी कि हाँ मेरा इतना लेवल है। और ऐसा हमेशा नहीं होता था कि मेरा हमेशा अच्छा ही आया टेस्ट में, बहुत बार तो बहुत कम मार्क्स आए। सपोज कट ऑफ क्लियर करने इतने भी नहीं आते थे जितने प्रीवियस ईयर के कट ऑफ होते थे, लेकिन मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं सोचती थी कि नेक्स्ट में मैं इम्प्रूव कर लूँगी, तो वो चीज़ मेरा हमेशा ही रहा। इसके साथ ही जैसे लोग पार्ट 1 के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं एंड स्किप कर देते हैं, तो मैंने पार्ट 1 को भी उतनी ही अहमियत दी, उतनी ही चीज़ों को मैंने सोचा कि जो लोग स्किप करते हैं वो मुझे करके जाना है। और एप्टीट्यूड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, किस तरीके के क्वेश्चंस पार्ट ए में पूछे जाते हैं, वो भी मेरा एक स्ट्रेटजी रहा कि मुझे उसको भी कंप्लीट करते हुए साथ में चलना है। सो मैंने उसको भी पैरेलली किया एंड यकीन मानिएगा इस पार्ट ए में मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन मैं सही करके आई थी। जितने क्वेश्चन थे मैं 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट की थी, मेरी मतलब एक या दो क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए और सारे क्वेश्चन मेरे राइट थे। तो वो स्ट्रैटेजी मेरे तभी से आया कि जो जहाँ भीड़ से थोड़ा आगे निकलना है तो उसके लिए हमें ये करना होगा कि जो लोग नहीं कर रहे हैं वो हम करके आगे निकले। तो मेरा यही स्ट्रैटेजी रहा। जो टॉपिक मुझे टफ लगता था, लाइक जैसे मेथड्स इन बायोलॉजी, तो मेरे लिए इंटायरली न्यू था और एक तरीके से बोरिंग भी था, टफ भी था। तो मैं ऐसा करती थी कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते थे, लाइक जहाँ से क्वेश्चंस हमेशा आता है, मैं उसको शॉर्ट लिस्ट करती थी एंड देन उसको मैं बारी बारी से टॉपिक वाइज मैं सारा कुछ लिख के समझ के और क्वेश्चंस करके कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से, लाइक मैं एग्जांपल के लिए बताऊँ क्रोमेटोग्राफी। सो मैं क्रोमेटोग्राफी को पहले जैसे जितने टाइप्स के हैं वो पहले मैं लिख ली, देन नोट्स बनाई। नोट्स बनाने के बाद मैं क्वेश्चन देखने जाती थी कि क्रोमेटोग्राफी से प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यदि मेरे से सॉल्व होते थे या फिर मुझे लगता था कि मैं कहीं फंस रही हूँ या मुझे और कॉन्सेप्ट गेन करना चाहिए, तो मैं फिर से उस टॉपिक को पढ़ती थी, अलग सोर्स से पढ़ती थी, जिससे मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो जो प्रीवियस ईयर में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पार्ट सी पे मैं ज़्यादा ध्यान दी। पार्ट सी पे ध्यान देने से मेरा ये हुआ कि पार्ट बी जो है वो साथ ही पैरेलली मेरा कंप्लीट होते गया। सो मेरा यही स्ट्रेटजी रहा हमेशा और वो मुझे मेरे एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल रहा गाइज। सो यदि आप लोग भी इस तरीके का चीज़ें करते हैं तो आप लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो इसी तरीके से आप प्रिपरेशन करिए, इसी तरीके से आप एक स्ट्रैटेजी खुद का बनाइए, खुद का शेड्यूल बनाइए। और मैं ये चीज़ नहीं कभी रेफर करूँगी कि किसी और का शेड्यूल आप फॉलो करें, क्योंकि योर आउट शेड्यूल आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। और ये सबका अपना अपना होता है कि कोई डे में पढ़ते हैं, कोई नाइट में पढ़ते हैं, तो वो एक ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि जो कंसिस्टेंसी बना के रखना है और जो ड्यूरेशन ऑफ आवर्स हैं, आप रात में पढ़े, दिन में पढ़े, दोपहर में पढ़े, उससे नहीं मैटर करता, उतना आपको पढ़ना ही है। क्योंकि हार्ड एंड फास्ट एंड कोई शॉर्टकट नहीं होता कि यदि आप बिना पढ़े आप क्लियर कर ले या फिर कम पढ़ के भी जाएंगे तो एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन बनेंगे और कोई मिरासिल होगा, तो ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको हमेशा पढ़ना पड़ेगा, हमेशा आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा और हमेशा आपको एक चीज़ फेस करना पड़ेगा कि हाँ मुझे चीज़ें
नहीं आती हैं और हमें सीखना है, तभी जाके आप क्लियरली कर सकते हैं। सो मैंने ये सारी चीज़ें की और मुझे सक्सेस मिला गाइज। और मैं अपने एक होता है कि खुद का एक जो चीज़ें थी वो खुद मैंने बनाया और देन किया। सो यदि मैं कर सकती हूँ तो वाई कैन यू, आप क्यों नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। और इस तरीके से यदि करने के बाद एक सेल्फ मेड पर्सन बनिए और खुद पे डिपेंडेंट रहिए, खुद से करिए चीज़ें, और यकीन मानिए तब जो आपको खुशी मिलेगा वो जो है किसी के मेंटरशिप में ज़्यादा पढ़ने से नहीं मिलता है। सो मेरा यही रहा एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट योर प्रिपरेशन। यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिगनर्स हैं तो, और यदि आपका किसी वजह से नेट नहीं क्लियर हो रहा है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद कुछ चीज़ें आपका ज़रूर क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, कीप स्टे विथ मी एंड मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए इसी तरीके के अपडेट के लिए।